हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। अब देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ब्रॉडली आप क्या कर सकते हैं। ब्रॉडली आप दो तरह के सेटलमेंट्स को समझ सकते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो एक अर्बन सेटलमेंट होता है, एक रूरल सेटलमेंट होता है। इस वीडियो में हम व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स उन्हें समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट कैसे अलग होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि रूरल सेटलमेंट जो होते हैं तो वहां पे बेसिकली क्या देखने को मिलता है आपको। रूरल सेटलमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि लोग प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं। वहां पे आप देखोगे तो सोशल रिलेशंस स्ट्रांग रहते हैं। क्लियर हुआ? अब वही चीज आप देखोगे तो अर्बन एरियाज में नहीं रहता है। क्लियर हुआ? लेकिन अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दोनों में ही जो सेटलमेंट्स होते हैं आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब अगर हम यहां पे पढ़ें चीजों को तो अब यह है कि रूरल सेटलमेंट्स को अगर समझें, अब सवाल यह है कि आप बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, तो हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स, हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। मतलब आप कैसे बोलोगे कि हाँ ये एक टाइप है, दूसरा टाइप है? वो बेसिस क्या रखोगे? जैसे हम बोल रहे हैं ना कि दो टाइप के बच्चे हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ देयर रिजल्ट। एक क्या है, एवरेज स्टूडेंट से, और एक क्या है कह सकते हैं एक्सीलेंट स्टूडेंट से। तो आप रिजल्ट को बेसिस मान के चल रहे हो। वैसे ही यहां पे अगर आप टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट निकाल रहे हो तो वो सेटलमेंट को आप क्लासिफाई किस हिसाब से करेंगे? हाउ टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स आर डिटरमाइंड, ये सवाल है। तो टाइप्स ऑफ सेटलमेंट आर डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द बिल्ट अप एरिया एंड इंटर हाउस डिस्टेंस। दिस इज द पॉइंट। कैसे आप पता लगाओगे? तो टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंट ऑफ बिल्ट अप एरिया एंड इंटर हाउस डिस्टेंस। अब आपको यहां पे एक चीज सीखना होगी। क्या हो रहा है ना, बिल्टअप एरिया मतलब क्या है? बिल्टअप एरिया की अगर हम बात करें, जैसे बोलते हैं ना कि अब शहरों में आपने सुना होगा क्या कि बिल्टअप एरिया कितना है आपके मकान का, तो हम कहते हैं कि 2000 स्क्वायर फीट है, 3000 स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट है। तो आप क्या कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि कितने पे मकान बना है। अब क्या होगा कि रूरल एरियाज में जैसे अगर आप देखोगे तो रूरल एरियाज में हमेशा बिल्टअप एरिया ज्यादा रहता है। गांव में आपके पास जमीन ज्यादा रहती है। वही चीज अगर आप शहरों में देखोगे तो शहरों में थोड़ा से घर कंजेस्टेड होते हैं, वहां पे बिल्टअप एरिया कम रहता है। और इंटर हाउस डिस्टेंस ये एक दूसरा कह सकते हैं कि क्राइटेरिया हो गया जिससे आप डिटरमाइन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट को। तो इंटर हाउस डिस्टेंस मतलब क्या है कि एक घर और दूसरे घर के बीच में डिस्टेंस कितना है, एक घर और दूसरे घर के बीच में डिस्टेंस कितना है। शहरों में डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम हो जाता है क्योंकि शहर में जगह की कमी रहती है। क्लियर हुआ? ये चीज रहती है। तो इन इंडिया कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड विलेज ऑफ अ फ्यू हंड्रेड हाउसेस is a rather universal feature particularly in northern plains। अगर आप इंडिया में स्पेसिफिकली बात करेंगे कि इंडिया में किस तरह का आपको रूरल सेटलमेंट देखने को मिलेगा, तो इंडिया में आपको कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड विलेजेस देखने को मिलेंगे। कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड मतलब क्या है? पास पास, बहुत ज्यादा स्पेसिंग नहीं रहती घरों में। गांव में भी अगर रूरल सेटलमेंट की बात करें तो ये क्या है, इन जनरल एक क्या कह सकते हो, इन जनरल फीचर है। लेकिन ऐसा नहीं कि यही फिक्स्ड है, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे। हाउएवर देयर आर सेवरल एरियाज which have other form of rural settlement। लेकिन वो वाली बात है कि सब जगह आपको कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड सेटलमेंट देखने को नहीं मिलेगा। कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड सेटलमेंट के अलावा भी दूसरे तरह के सेटलमेंट हो सकते हैं। तो जो दूसरे तरह के सेटलमेंट होते हैं उनके पीछे का कारण क्या रहता है, तो ये रहे कारण। ठीक है, व्हाट आर द रीजंस या फिर फैक्टर्स एंड कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट जो आपको देखने को मिलेंगे कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड के अलावा, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो ये कारण है। क्या है? पहला फिजिकल फीचर। अब डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल फीचर सच एज नेचर ऑफ टेरेन, एल्टीट्यूड, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये पॉइंट्स को ध्यान रखना कि मतलब वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। एल्टीट्यूड ज्यादा है, जैसे आप देखते हैं पहाड़ों पे, तो पहाड़ों पे बहुत ज्यादा चिपका चिपका के घर नहीं बनते। पहाड़ों पे जिसको जहां जगह मिलती है थोड़ी सी वहां घर बना लिया जाता है, बाकी स्लोप्स पे घर नहीं बनाते क्योंकि किसी दिन पता लगा घर ही लुढ़क गया। ठीक है, तो उसके चलते क्या है, उसके चलते फिजिकल फीचर जो रहता है, नेचर ऑफ टेरेन, एल्टीट्यूड, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो ये क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाती है जिसके चलते सेटलमेंट्स जो है रूरल एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे कि अलग अलग तरह के सेटलमेंट्स होते हैं। ठीक है, कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें, कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स मतलब जैसे सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट एंड रिलीजन। अब मान लो किसी एक गांव में दो धर्म के लोग हैं, गांव बटा हुआ है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां सेटलमेंट ऐसा है कि एक तरफ पूरा क्या हो जाएगा, एक रिलीजन के लोग रह रहे हैं, रिलीजन ए, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, रिलीजन बी के लोग रह रहे हैं। तो इस तरह से कभी कभी क्या होता है कि कल्चरल और एथनिक फैक्टर्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं इन डिटरमाइनिंग दी रूरल सेटलमेंट्स। ठीक है, रूरल सेटलमेंट्स का जो टाइप होता है वो इस पर भी निर्भर करता है कि वहां पे किस कल्चर के लोग रह रहे हैं, किस एथनिक ग्रुप के लोग रह रहे हैं। फिर आता है सिक्योरिटी फैक्टर्स। सिक्योरिटी फैक्टर्स सच एज डिफेंस अगेंस्ट द थेफ्ट एंड रॉबरीज। अब क्या होता है कि कहीं पे रॉबरी, थेफ्ट बहुत ज्यादा रहता है,
फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे चंबल वाला रीजन जो है, भिंड मुरैना ग्वालियर वाला क्षेत्र जो है, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि लोग जो है बंद कबीलों में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे डर रहता है कि साथ रहेंगे तो बचे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे तो कोई भी किसी भी दिन लूट के ले जाएगा। ठीक, अब तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे आज से 10 साल पहले 20 साल पहले की स्थिति, तो वहां पे सिक्योरिटी फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता था इन डिटरमाइनिंग दी कह सकते हैं डिटरमाइनिंग दी रूरल सेटलमेंट्स। ठीक है, रूरल सेटलमेंट्स को डिटरमाइन करने में वहां पे सिक्योरिटी फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। समझ में आया आपको? तो इस तरह से क्या है, दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स, क्या क्या, फिजिकल फैक्टर्स, कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स, सिक्योरिटी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल और वी कैन से विच आर एसेंशियल विच डिटरमाइंस द टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। अब अगर हम बात करें कि रूरल सेटलमेंट्स किस तरह के होते हैं, तो 4 तरह के रूरल सेटलमेंट आपको आपकी बुक में पढ़ना है। ठीक है, आपको आपकी बुक में पढ़ना। और जो कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सुनो मेरी बात, किसी स्टैंड आप जैसे यहां देखेंगे पुरानी एनसीईआरटी में और बहुत सारे मल्टीपल टाइप दिए हैं, यहां पे आपको क्या 4 टाइप दिए हैं। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको बेसिकली एक फ्रेम ध्यान रखना है कि 2 तरह के होते हैं, एक तो कंजेस्टेड होगा और एक क्या होगा, डिस्पर्स्ड होगा। तो एक क्लस्टर्ड और डिस्पर्स्ड, और उसके बीच में आपको 2 और तरह के सेटलमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर यहां देखें हम, तो यहां पे क्या है, रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली पुट इनटू 4 टाइप्स। क्या है वो 4 टाइप्स? क्लस्टर्स, एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो अब अगर आप यहां देखेंगे क्लस्टर्ड, एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड एक ही चीज है। तो एक साथ सारा क्लस्टर बना के जब रहा जाता है, ये यहां देखो, ये क्लस्टर बना हुआ है ना, मतलब एक विलेज है, एक विलेज में क्या सारे घर पास पास में हैं, एकदम क्या ठस्सम ठस्सी है यहां पे, तो ये क्लस्टर्ड हो जाते हैं इस तरह से। सेमी क्लस्टर्ड में आपको क्या देखने को मिलेगा, सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड। तो क्लस्टर्ड के भी ग्रुप रहेंगे, ऐसे क्लस्टर्ड भी अलग अलग ग्रुप रहेंगे, फ्रेगमेंट में बटे हुए रहेंगे, एक फ्रेगमेंट दूसरा फ्रेगमेंट इस तरह से। हेमलेटेड, ठीक है, हेमलेटेड क्या होता है, तो हेमलेटेड को आप एक सेमी क्लस्टर्ड का एग्जांपल ले सकते हो, जिसमें क्या है कि एक ग्रुप यहां हो गया, दूसरा ग्रुप यहां हो गया। अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में। डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड में क्या है, दूर दूर रहते हैं, डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड में। ठीक है, अब कहां क्या पाया जाता है, हम क्योंकि इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं ना, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, तो इंडियन कंटेक्स्ट में जब चीजों को पढ़ना है तो अब एक एक करके सारे ग्रुप्स को समझते चलते हैं हम यहाँ पे। क्लस्टर्ड सेटलमेंट की अगर हम बात करें, तो द क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट इज अ कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउसेस। ठीक है, कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउसेस, तो जो बहुत कमजोर, मतलब कह सकते हैं बहुत कम जगह में इस तरह से क्लोजली बिल्ट अप एरिया जो रहता है, उसे क्या कहते हैं, क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, उसे क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट, in this type of village, the general living area is distinct and separated from the surrounding farms, barns and pastures. अब ये चीज समझो, तो जहां पे क्लस्टर्ड सेटलमेंट रहेंगे, तो क्या बताया मैंने आपको कि घर पास पास में, देखो इस फोटो को देखो, हो सकता है आप में से काफी सारे बच्चे जो है तो कहीं ना कहीं रूरल बैकग्राउंड से, तो आप अपनी छत पे खड़े होना है और देखना, अगर आपका गांव इस तरह से एकदम क्या है क्लस्टर्ड विलेज वाला एग्जांपल होगा, तो उसमें आपको समझ में आएगा क्या कि घर सारे पास पास में हैं। अब क्या हो रहा है कि जो रेसिडेंशियल एरियाज है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम दी फार्म, बैरन्स एंड पैस्चर्स, मतलब आपका जो स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस बैरन्स मतलब होगा कि जहां पे आप अपनी फसल को स्टोर करते हैं, आपका जो खेत है, आपका जो पैस्चर लैंड है जहां पे आपके जानवर क्या है ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, वो क्या है आपके रेसिडेंशियल एरिया से सेपरेट है। छत पे तो ग्रेजिंग करवाने से रहे आप, ठीक है, तो इस कारण से क्या है कि ये ऐसा सेटलमेंट होता है जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, जहां पे आपको घर सारे एक साथ देखने को मिलेंगे, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एरियाज हैं, फार्म्स है, बैरन्स है, पैस्चर्स है, ये क्या रहेंगे, लिविंग एरिया से अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, दे क्लोजली बिल्ट अप एरिया एंड इट्स इंटरवीनिंग स्ट्रीट्स प्रेजेंट सम रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न और जियोमेट्रिक शेप्स सच एज रेक्टेंगुलर, रेडियल, लीनियर एक्सेट्रा। अब क्या होता है ना, कहीं कहीं आप कॉम्पिटिटिव्स की जो प्रिपरेशन कर, एक चीज बताता हूं, क्लस्टर्ड के साथ साथ में एक टाइप आपको क्या लिख देंगे, क्लस्टर्ड और लीनियर। तो ये क्या है, आप कह सकते हो कि क्लस्टर्ड के सब टाइप्स हो जाएंगे कि क्लोजली क्या है बिल्टअप होम्स है, हाउसेस है। ठीक है, अब ये क्या है, ये अगर एक लाइन में ऐसे, अब यूजुअली क्या होता है, जो नेशनल हाईवेज वगैरह होते हैं उनके आजू बाजू जो गांव बसे रहते हैं, तो वो गांव इस तरह से बसे रहते हैं कि रोड है, रोड के उस तरफ भी घर है, एकदम चिपके चिपके, रोड के इस तरफ भी घर है, तो ये क्या हो गया, तो क्लस्टर्ड सेटलमेंट का लीनियर पैटर्न का एग्जांपल है, ये पैटर्न होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर कैसे कि गांव है, गांव में इस तरह से आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे घर देखने को मिल जाएंगे, एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड है, लेकिन वो जो पूरा का पूरा सेटलमेंट है तो वो एक प्लॉट पे बसा हुआ है रेक्टेंगुलर शेप के। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिलेंगे कि क्लस्टर्ड सेटलमेंट के अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स सच एज रेक्टेंगुलर, रेडियल और लीनियर। Such settlements are generally found in fertile alluvial plains and in the
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब आपको ये जो इस तरह का सेटलमेंट देखने को मिलेगा, इस तरह का सेटलमेंट्स कहां मिलता है नॉर्मली? तो नदर्न प्लेन्स में। क्यों? क्योंकि नदर्न प्लेन्स एग्रीकल्चरली सूटेबल है, सब लोगों के फार्मलैंड्स वहां पे है, तो लेकिन फार्मलैंड्स पे अब घर नहीं बनाए उन्होंने, घर पास पास में बना दिए, रेसिडेंशियल जो कह सकते एरिया है, मतलब किसी ने कॉलोनी नहीं काटी है वहां पे कि चलो प्लॉट्स को कट आउट करके हम बना रहे हैं, बढ़िया नहीं, वो क्या लोग ऐसे सेटल होते चले गए कि बहुत क्या है, एक तरह से आप देखोगे न्यूक्लिएटेड है, सब वहीं के वहीं पे। क्लियर हुआ? फिर क्या है, ये हो गया कहां पे? नदर्न प्लेन्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। समटाइम्स people live in compact village for security or defense reasons such as in the बुंदेलखंड region of central India and in Nagaland। जो मैंने आपको बताया कि लोग आसपास रहना इसलिए भी पसंद करते हैं, सिक्योरिटी फैक्टर्स होते हैं, जो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि क्या लोगों को सिक्योरिटी इंश्योर करना है, तो बुंदेलखंड वाला रीजन जो है, डाकू वगैरह आ जाते हैं वहां पे चंबल के, तो उन डाकुओं से बचने के लिए बेहतर क्या है कि संगठित रहें, बचे रहेंगे हम, ठीक है। तो एक कारण ये होता है। इन राजस्थान स्कैरसिटी ऑफ वाटर हैज नेसेसिटेड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज। अब राजस्थान में भी क्या आपको लोग इस तरह से क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स में देखने को मिलेंगे, और कारण क्या है वहां पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में रहने का कि पानी की कमी है, तो वहां पे क्या है, ज्योग्राफिकल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। ठीक है, क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्रिएट करने के लिए ज्योग्राफिकल फैक्टर आपको वहां पे देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज देखो और यहाँ पे कि ये पैटर्न जो होता है ना, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं रूरल सेटलमेंट्स की बात कर रहे हैं, पैटर्न ऑफ सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये वहां के लोगों का रिलेशन समझाती है। ह्यूमन ज्योग्राफी में आप क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको समझ में आएगी चीजें कैसे काम करती है, कैसे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं एक चीज, क्या है कि जब बुंदेलखंड के रीजन में लोग पास पास में रह रहे हैं, क्लस्टर्ड सेटलमेंट में रह रहे हैं, तो वहां पे हमें समझ में आता है कि वहां क्या है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वहां सिक्योरिटी इश्यूज हैं, और सिक्योरिटी इश्यूज के कारण क्या है, वहां का सेटलमेंट आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। क्लियर हुआ? राजस्थान में जैसे आपने देखा पानी की कमी है, तो आप कह सकते हो कि हाँ, ज्योग्राफी जो है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या इंटरेक्शन है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी वहां पे ऐसी है कि पानी की कमी है, तो विच इज फोर्सिंग द पीपल टू मतलब विच इज फोर्सिंग द पीपल इन द ह्यूमन ज्योग्राफी टू लिव इन द पैटर्न ऑफ क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। आगे समझ में? ऐसी कहानी क्या रहती है, इंटरकनेक्टेड रहती है। अब ये सेटलमेंट्स इन बुंदेलखंड राजस्थान जैसे देखेंगे तो क्लस्टर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अब सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स की अगर बात करें तो ये भी क्लस्टर्ड है, वो भी क्लस्टर्ड है, सेमी क्यों लगा दिया? मतलब आपको यहां पे क्या देखने को मिलेंगे, ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वो ग्रुप्स में गैप्स होंगे, ग्रुप्स में गैप्स होंगे, एक ग्रुप यहां है, एक ग्रुप यहां है, और नॉर्मली ये क्या है, इट इज मोर इन्फ्लुएंस, दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल स्ट्रक्चर। कैसे? समझो। तो सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स में रिजल्ट फ्रॉम टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। यहां दोनों चीजें हैं। सेमी क्लस्टर्ड क्यों कहा जा रहा है इसे? सेमी क्लस्टर्ड इसलिए कहा जा रहा क्योंकि क्लस्टर्ड भी है, पास पास में भी, और दूर दूर भी है, डिस्पर्स्ड भी है, मतलब एक ग्रुप पूरा क्लस्टर्ड है, यहां पे न्यूक्लिएटेड है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है उसके और इसके बीच में गैप है, तो डिस्पर्स्ड भी एक दूसरे से, ऐसा। ठीक है। मोर ऑफन सच ए पैटर्न में आल्सो रिजल्ट फ्रॉम सेग्रीगेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज। तो एक बड़ा सा विलेज था, लेकिन वो बड़ा सा विलेज क्या है कि जब कॉम्पैक्ट जो विलेज था उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रहे हैं, उसमें सेग्रीगेशन हो गया जब, ठीक है, तो आपको इस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। इन दिस केस वन और मोर सेक्शंस ऑफ द विलेज सोसाइटी चूज और इज फोर्स टू लिव अ लिटिल अवे फ्रॉम द मेन क्लस्टर और विलेज। अब यहां पे आपको चीज समझना होगी, क्या होता है कि कभी कभी जैसे मेन क्लस्टर विलेज का यहां था, ठीक है, यहां अपर कास्ट के लोग डोमिनेट कर रहे थे, मान के चलो ऐसा, तो अब क्या होता है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, मैं आपको बताया ना कि इस तरह का पैटर्न, जो इस तरह का सेटलमेंट पैटर्न आपको जो देखने को मिलेगा, उसके पीछे का कारण सोशल रीजंस होते हैं उसके पीछे। तो जो डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंशियल पावरफुल कम्युनिटी है विलेज की, वो यहां सेंटर में है अगर, तो वो क्या करेगी, जो दूसरी लेस डोमिनेटिंग या फिर लेस पावरफुल कम्युनिटीज है उनको क्या मार्जिन पे रहने के लिए मजबूर कर देगी, और वो मार्जिन पे वो कम्युनिटी अपना क्या बना लेगी, पूरा का पूरा सेटलमेंट बना लेगी। तो इस तरह से सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन दिस केस वन और मोर सेक्शंस ऑफ विलेज सोसाइटी choose or is forced to live a little away from the main cluster of village. In such cases, generally, the land owning and dominant community occupies the central part of the main village, ठीक है, whereas people of lower strata of society and menial workers settle on the outer flanks of the village। जो मैंने आपको बताया, तो लैंड ओनिंग डोमिनेटिंग क्लास सेंटर में रहती, कोर में रहती गांव के, और मार्जिन्स जो रहती है तो वहां पे क्या वर्कर्स को लेस इन्फ्लुएंशियल लोअर कास्ट लोअर स्ट्रेटा के जो लोग रहते हैं उन्हें पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, सच सेटलमेंट्स आर वाइड स्प्रेड इन द गुजरात प्लेन्स एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो गुजरात प्लेन्स और राजस्थान में आपको क्या करने को देखने को मिल जाएगा,
सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब जहां पे आप जैसे देखेंगे क्या है कि ये है एक सेक्शन ये हो गया, ठीक है, दूसरे सेक्शन को यहां बिठा दिया, तो ये इस तरह का जो पैटर्न रहता है इसे आप क्या कहेंगे, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स की कैटेगरी में डाल देंगे, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। ठीक है, ये हो गया सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। अब देखो क्या है, हेमलेटेड सेटलमेंट्स और सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स आपको सिमिलर लगेंगे, सिमिलर भी है, डिफरेंसेस भी है, समझते कैसे। तो समटाइम्स सेटलमेंट इज फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट्स फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बियरिंग अ कॉमन नेम। अब क्या हो रहा है कि एक गांव था, जैसे हमने क्या देखा कि एक ही गांव के अंदर आपको इस तरह से सेमी क्लस्टर्ड देखने को मिल रहा है, जो फ्रेगमेंटेड भी है और न्यूक्लिएटेड भी है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे घर भी है लेकिन वो एक दूसरे से अलग भी है। अब यही चीज अगर आप देखेंगे कहां पे, यही चीज अगर आप जैसे देखेंगे हेमलेटेड में, ठीक है, तो यूनिट ऑफ कह सकते हैं, यूनिट ऑफ सेटलमेंट को हेमलेटेड कहेंगे आप। तो यहां पे हेमलेटेड सेटलमेंट में क्या होता है कि एक रीजन जो था पूरा का पूरा, तो वो अपने आप में क्या हो गया, एक सेटलमेंट की तरह जाने लगा। ठीक है, दूसरा रीजन एक सेटलमेंट बन गया, तीसरा रीजन एक सेटलमेंट बन गया, तो इस तरह से अलग अलग कस्बे बन गए छोटे छोटे। तो समटाइम्स सेटलमेंट इज फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट्स फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बियरिंग अ कॉमन नेम। और अब क्या है, तो ये एक ही गांव नहीं है, ये एक अलग क्या हो गया, एक अलग यूनिट बन गया, इसको अलग नाम से जाना जाने लगा, ये एक अलग यूनिट हो गया, अलग नाम से जाने जाने लगा। और आपने अधिकतर रूरल एरियाज में देखा होगा, हम क्या कहते हैं कि वो उनका मोहल्ला, मतलब किसी एक स्पेसिफिक कास्ट को हम क्या कहते हैं कि हाँ ये कास्ट के लोग रह रहे हैं वहां पे, ठीक है, इस कास्ट का हेमलेट वहां पे है, तो उसको क्या बोल देंगे कि वो वाला मोहल्ला है, ये वाला मोहल्ला है। अगर तो इस तरह से क्या आप उसको उस यूनिट को एक स्पेसिफिक नाम देने लगे हो। तो दीज यूनिट्स आर लोकली कॉल्ड एज पन्ना, पारा, पाली, ठीक है, नागला, धानी एक्सेट्रा इन वेरियस पार्ट्स ऑफ दी कंट्री। जैसे चौकी ढानी, तो अब क्या है कि वहां पे कुछ लोग रह रहे थे तो उनको क्या कर दिया, चौकी ढानी उस तरह का नाम बना दिया। ठीक है, तो ये क्या है, हेमलेटेड में आप ऐसा समझ लो कि हाँ सेमी क्लस्टर्ड का ही एक पार्ट है, लेकिन दे आर मोर सेपरेटेड, दे हैव मोर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। फिर क्या हो गया, दिस segmentation of large village is often motivated by social and ethnic factors. Again a social and ethnic factor is dominating here also। क्या हो रहा है कि एक कास्ट के लोग, एक रीजन के लोग, एक एथनिक ग्रुप के लोग हैं, उनको एक सेटलमेंट दे दिया। ठीक है, सच विलेजेस आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली फाउंड इन मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन्स, छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैल्यू ऑफ हिमालयास। तो वेयर आर दीज टाइप ऑफ सेटलमेंट्स फाउंड, सो दीज आर दी रीजन्स। ठीक है, दीज आर दी रीजन्स। रीजन्स ध्यान रख लेना, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो कि सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स कहां मिल रहे, तो गुजरात, राजस्थान आपको ध्यान है। ये कहां मिल रहे, छत्तीसगढ़, लोअर वैल्यूज ऑफ हिमालयास, यहां पे देखने को मिल रहा है आपको हेमलेटेड सेटलमेंट्स। अब जो अगला चौथा टाइप ऑफ सेटलमेंट है, ये क्लियर है, बहुत आसान है समझना, क्या है, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। डिस्पर्स सेटलमेंट्स मतलब क्या है कि अब सब कुछ डिस्पर्स्ड है। डिस्पर्स कैसे है कि एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है। तो जैसे हमने क्लस्टर्ड में देखा था क्या है कि रेसिडेंशियल एरिया और उनका कह सकते हैं जो फार्म लैंड होता है उसके बीच में आप क्या देख रहे हैं, सेपरेशन देखने को मिल रहा है आपको। लेकिन यहाँ सेपरेशन देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ सब कुछ क्या है, कनेक्टेड है, क्लोजली कनेक्टेड है। तो मतलब यहाँ पे आपको सेपरेशन नहीं देखने को मिलेगा, उनका फार्म लैंड, उनका पैस्चर लैंड, उनका घर सब एक साथ कनेक्टेड होता है। ये तो डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड, मतलब आइसोलेशन में रह रहे हैं ना, अलग अलग दूर दूर। तो डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट पैटर्न इन इंडिया अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट्स और हैमलेट्स ऑफ फ्यू हट्स इन रिमोट जंगल्स और ऑन स्मॉल हिल्स विथ फार्म और पैस्चर ऑन दी स्लोप्स। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्मॉल हिल्स पे, फॉरेस्ट में कहीं पे एक सेटलमेंट होगा, एक स्मॉल हट होगी, एक घर होगा। तो इंसान का जो काम करने का मतलब जो कह सकते हैं इकोनॉमिक बेस है उसका, वो भी वही है, जंगल भी वही है, खेती भी वही है, पैस्चर लैंड भी वही है, उसके जानवर भी वहीं चल रहे हैं, वो भी वही रह रहा है। ठीक है, तो इस तरह का सेटलमेंट जिसमें स्पेस ज्यादा होता है वो डिस्पर्स्ड या फिर आइसोलेटेड सेटलमेंट कहलाता है। एक्सट्रीम dispersion of settlement is often caused by extreme fragmented nature of the terrain and the land resource base of हैबिटेबल एरियाज। और ये जो एक्सट्रीम आपको डिस्पर्शन देखने को मिल रहा है कि एक घर यहाँ है, दूसरा घर 1 किलोमीटर दूर है, इधर चोरी हो जाए पता ही नहीं लगेगा वहां पे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता पता है, क्योंकि फिजिकल फीचर जो है ना, एक्सट्रीम क्या कह सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ टेरेन कह सकते हो, कि जमीन ऐसी है नहीं कि आप क्लोज आपने क्या कर सको, सेटलमेंट्स को बिल्डअप कर सको। वहां पे आपको जहां जगह मिलेगी आप वहां घर बनाएंगे, वहां सेटलमेंट बनाएंगे, वहां रहेंगे। तो जियोग्राफिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे, कि क्या है जियोग्राफिकल फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर इज नॉट फेवरेबल फॉर क्लस्टर्ड सेटलमेंट, देयरफॉर पीपल आर लिविंग इन डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। नहीं तो ह्यूमन बीइंग क्या है, एक सोशल एनिमल है, वो आसपास रहना, दो लोगों के आज जब तक पड़ोसी नहीं होंगे लड़ेंगे किससे। तो इसके लिए ह्यूमन बीइंग का नेचर तो ऐसा है कि वो क्लस्टर्ड सेटलमेंट में रहे। लेकिन जहां पे जियोग्राफिकल कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, जैसे माउंटेनियस रीजन्स हो गए, वहां पे आपको डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक, मेनी एरियाज ऑफ मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरला हैव दीस टाइप ऑफ
सेटलमेंट्स, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड इन, कहां पे मिलेंगे आपको, तो देख लो सारे माउंटेनियस रीजन से, मेघालय हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, केरला हो गया, जहां पे क्या है ज्योग्राफिकल फ्रेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे टेरेन के, वहां डिस्पर्स सेटलमेंट या फिर आइसोलेटेड सेटलमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट समझ में आ गया, चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अर्बन सेटलमेंट बचे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अर्बन सेटलमेंट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियोस के फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन वीडियोस को आप बहुत आसानी से घर बैठे देख सकते हैं। सारे वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आप इन सभी वीडियोस को हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी एक्सेस कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, सिंपल magnetbrains.com लिखना है, गूगल पर आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करना है। वेबसाइट पर क्लिक करते से आपके सामने क्या होगा, एक कह सकते हैं कि किस तरह का इंटरफेस आएगा। आप जिस भी क्लास में अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए, क्लास सेलेक्ट करते से आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट के बाद में उसके चैप्टर आ जाएंगे। आपको जो टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक सब कुछ होगा। आराम से घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट कीजिए, अपने जूनियर्स को जरूर बताइए, क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जो है अर्बन सेटलमेंट। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।